नमस्कार, आज हम डिस्कस करेंगे एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर। जो एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर है, इसका हम साइंस का सेक्शन जो है आज हम डिस्कस करेंगे। तो साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 67 से हम स्टार्ट करेंगे। अच्छा, उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। क्वेश्चन नंबर 67 में पूछा गया है, द यूनिट ऑफ पावर इज। तो पावर के यूनिट क्या है? यहाँ पर पावर के यूनिट पूछे गए हैं। तो पावर के जो यूनिट होते हैं वो होते हैं वॉट। वॉट यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब वॉट तो पावर के यूनिट है। फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स ऐसे हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और कई बार अभी तक पूछे भी गए हैं। जैसे कि लेंथ के यूनिट क्या होते हैं? तो लेंथ के एसआई यूनिट मीटर होते हैं। टेम्परेचर के क्या होते हैं? टेम्परेचर के केल्विन होते हैं। टाइम के क्या होते हैं? टाइम के जो है वो सेकंड होते हैं। इलेक्ट्रिक करंट के कई बार पूछे गए हैं। इलेक्ट्रिक करंट के जो है वो एम्पियर यूनिट होते हैं। और एरिया के यूनिट क्या होते हैं? एरिया के यूनिट मीटर स्क्वायर होते हैं। उसी तरह एरिया डेंसिटी के यूनिट क्या होते हैं? एरिया डेंसिटी के यूनिट होते हैं किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर। अगर पूछ ले जाए फोर्स के यूनिट क्या होते हैं, तो फोर्स के यूनिट जो है वो न्यूटन होते हैं। और एनर्जी के यूनिट क्या होते हैं? तो एनर्जी के यूनिट जो है वो जूल होता है। और अगर हीट का एसआई यूनिट पूछा जाए तो हीट का एसआई यूनिट जो है वो भी जूल ही होता है। और पावर के आपको यहाँ से पता चल के पावर के वॉट होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट यूनिट्स आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए। 68 में क्या पूछा गया है? 68 में पूछा गया है, पोलर सैटेलाइट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ एट अ हाइट ऑफ अप्रोक्सीमेटली। तो ध्रुवीय उपकरण लगभग इस ऊंचाई पर पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। तो ध्रुवीय जो उपग्रह होते हैं वो कौन सी ऊंचाई पर घूमते हैं? क्वेश्चन नंबर 68 की बात करेंगे तो 68 का जो है वो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। 800 किलोमीटर, 800 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो है ये। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 69। यहाँ पर क्या पूछा गया है? हाइड्रोलिक लिफ्ट वर्क्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। ये जो हाइड्रोलिक लिफ्ट होती है ये निम्नलिखित में से किसके सिद्धांत के ऊपर कार्य करती है? तो इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो क्या है? तो ये पास्कल लॉ के ऊपर कार्य करती है। पास्कल लॉ ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का सही है। अब पास्कल लॉ के ऊपर तो हाइड्रोलिक लिफ्ट काम करती है। अब कुछ और भी ऐसी चीज़ें हैं जो पास्कल लॉ के ऊपर बेस्ड हैं, जैसे कि हाइड्रोलिक ब्रेक हो गया। आजकल आपने सुना होगा कि गाड़ियों में जो है वो हाइड्रोलिक ब्रेक्स आती हैं। तो ये हाइड्रोलिक ब्रेक्स जो है ये पास्कल लॉ के ऊपर कार्य करती हैं। हाइड्रोलिक पंप आते हैं, तो ये हाइड्रोलिक पंप होते हैं, ये भी इसी के ऊपर कार्य करते हैं। तो ये तो आप पास्कल लॉ के बेसिक प्रिंसिपल्स याद रखिए, जिन सिद्धांतों के ऊपर कौन कौन सी चीज़ें जो है वो पास्कल लॉ के ऊपर बेस्ड है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 में क्या पूछा गया है? यहाँ पर पूछा गया है, विच इज द क्विकेस्ट वे ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट। कौन सा ऊष्मा के संचरण का सबसे तीव्र तरीका माना जाता है? तो इनमें से कौन सा ऊष्मा के संचरण का सबसे तीव्र तरीका है? क्वेश्चन नंबर 70 की अगर बात करेंगे तो 70 का ऑप्शन सी सही आंसर है, रेडिएशन। रेडिएशन जो है ये एक क्विकेस्ट वे माना जाता है ट्रांसमिशन ऑफ हीट। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या पूछा गया है? 71 में यहाँ पर पूछा गया है, विच इज यूज्ड एज अ शेविंग मिरर। इनमें से कौन सा एज अ शेविंग मिरर भी इस्तेमाल होता है? तो क्वेश्चन नंबर 71 का ऑप्शन बी सही आंसर है, कनकेव मिरर। कनकेव मिरर जो है ये शेविंग मिरर के रूप में इस्तेमाल होता है। अब जब शेव करने के लिए मिरर यूज किया जाता है तो उसको कनकेव मिरर कहते हैं। कनकेव मिरर का यूज कहाँ कहाँ पर होता है ये भी जानेंगे। और कनकेव मिरर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। ठीक है, एक तो इसका ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है। और दूसरा, अगर इसके यूजेस की बात करें, इसका यूज जो है वो टॉर्चेज में किया जाता है, हेड मिरर्स जो होते हैं उनमें किया जाता है, हेडलाइट्स जो गाड़ियों की होती हैं वहाँ पर किया जाता है, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, यहाँ पर भी जो है इसका मिरर, इसका यूज जो है वो किया जाता है। उसी तरह कन्वेक्स मिरर की बात करते हैं। तो कन्वेक्स मिरर की अगर एग्जाम्पल आप देखेंगे तो कन्वेक्स मिरर, एक तो जो गाड़ियों का रियर व्यू मिरर होता है वो भी जो है वो कन्वेक्स मिरर होता है। एक आपने ट्रैफिक मिरर भी देखा होगा, तो ट्रैफिक मिरर भी जो है वो कन्वेक्स मिरर ही होता है। और कन्वेक्स मिरर को जो है वो डाइवर्जिंग मिरर कहा जाता है। तो ये आप कन्वेक्स मिरर के बारे में याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए। 72 में पूछा गया है, लाइट रीचेज अर्थ फ्रॉम सन इज अबाउट। तो सूर्य से प्रकाश पृथ्वी पर लगभग कितना टाइम लगा देता है पहुंचने के लिए? तो ये लगभग जो है वो 8 मिनट तो लगा ही देता है। क्वेश्चन नंबर 72 का ऑप्शन सी सही आंसर होगा, 8 मिनट ये लगा देता है। अगर अप्रोक्सीमेटली आप बात करेंगे तो ये 499 सेकंड जो है वो अप्रोक्सीमेटली लगा देता है। 499 सेकंड को अगर आप मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली आपके पास 8 मिनट जो है वो आ जाएंगे। अप्रोक्सीमेटली मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये आप याद रखिए कितना टाइम सूर्य की किरणें जो है वो पृथ्वी तक पहुँचने में लगाती हैं।
क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, 73 में पूछा गया है इन विच डिफेक्ट ऑफ आई द पर्सन कैन नॉट सी द डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्लियरली। तो नेत्र के किस दोष में जो है वो व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता। तो क्वेश्चन नंबर 73 का ऑप्शन है मायोपिया जो है वो सही आंसर होगा। अगर मायोपिया किसी पर्सन को है तो ये पर्सन जो है स्पष्ट रूप से जो है वो दूर की चीज़ें नहीं देख सकता। मायोपिया को जो है वो नियर साइटनेस भी कहा जाता है और इसको शॉर्ट साइटनेस भी कहा जाता है। नियर साइटनेस किसको कहा जाता है, शॉर्ट साइटनेस किसको कहा जाता है, ये मायोपिया को कहा जाता है। अगर मायोपिया को करेक्ट करना हो तो कनकेव लेंस की सहायता से इसको करेक्ट किया जा सकता है। ये मायोपिया के बारे में होगा। हाइपरमेट्रोपिया भी ऑप्शन में दिया गया है। हाइपरमेट्रोपिया को जो है वो लॉन्ग साइटनेस भी कहते हैं। अब हाइपरमेट्रोपिया को अगर ठीक करना हो तो कौन से लेंस का इस्तेमाल किया जाएगा। हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करने के लिए जो है कन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल जो है वो किया जा सकता है। तो ये हाइपरमेट्रोपिया कन्वेक्स लेंस की सहायता से ठीक हो जाएगा और ये जो मायोपिया है ये कनकेव लेंस की सहायता से ठीक हो जाएगा। ये आप याद रखिए, ये दो बेसिक चीज़ें इनके बारे में याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, 74 में पूछा गया है फ्यूज वायर इज एन एलॉय ऑफ। तो फ्यूज वायर जो है वो किसका एलॉय है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। तो ये फिर किसका जो एलॉय माना जाता है, तो लेड और टीन, लेड और टीन का एलॉय इसको माना जाता है। ये आप याद रखिए। अब यहाँ से इम्पोर्टेंट एलॉयज आपको जानने हैं। कई बार पूछ लिया जाता है कि फ्यूज वायर जो है वो कौन सी मेटल की बनी होती है, ये आप कमेंट करके बता दीजिए। अब इम्पोर्टेंट एलॉयज आप जानिए। अगर बेल मेटल की बात करें कि बेल मेटल जो है वो किसका एलॉय है, तो ये जो है ये कॉपर और टिन का एलॉय है। अगर ब्रॉन्ज की बात करें तो ब्रॉन्ज एलॉय है कॉपर और टिन का। अगर उसी तरह बात करें ब्रास की तो ब्रास जो है वो कॉपर और जिंक का एलॉय है। और गन मेटल की बात करें तो गन मेटल जो है वो कॉपर हो गया, टिन हो गया और जिंक हो गया, इनका एलॉय है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, 75 में पूछा गया है विच रेडियो आइसोटोप इज यूज्ड इन ब्रेन इमेजिंग। अगर मस्तिष्क का मापन करना हो तो कौन सा रेडियो आइसोटोप का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 75 की बात करेंगे तो इसका ऑप्शन डी सही आंसर है आयोडीन 123। आयोडीन 123 का इस्तेमाल किया जाता है अगर ब्रेन मैपिंग जो है वो करनी हो। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि कौन सा रेडियो आइसोटोप यूज़ किया जाता है अगर थायराइड ग्लैंड का जो है वो स्टडी करना हो। विच रेडियो आइसोटोप इज यूज्ड टू स्टडी द थायराइड ग्लैंड। तो आयोडीन रेडियो आइसोटोप जो है वो यूज़ किया जाता है अगर थायराइड ग्लैंड का जो है वो स्टडी करना हो। ये याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, 76 में क्या पूछा गया है बेकिंग सोडा इज। तो बेकिंग सोडा क्या है, क्वेश्चन नंबर 76 का ऑप्शन सी सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा इज अ सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि जो ब्लीचिंग पाउडर होता है उसका केमिकल नाम क्या है, तो ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नाम जो है वो है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। और अगर कॉमन साल्ट की बात करें तो कॉमन साल्ट जो है वो है सोडियम क्लोराइड। और अगर आपसे वॉशिंग सोडा का पूछा जाए तो वॉशिंग सोडा का है सोडियम कार्बोनेट। ये बेसिक चीज़ें आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 77 एलपीजी इज अ मिक्सचर ऑफ। एलपीजी जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस है, एलपीजी का पूरा नाम है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ये किसका मिक्सचर होती है। तो ये जो है ये मिक्सचर होती है प्रोपेन और ब्यूटेन का। 77 का जो है वो ऑप्शन बी सही आंसर है प्रोपेन और ब्यूटेन। एलपीजी इज अ मिक्सचर ऑफ प्रोपेन एंड ब्यूटेन। उसी तरह क्वेश्चन आपसे पूछ जाए कि प्राइमरी कंपोनेंट कौन सा है एलपीजी का, तो एलपीजी का जो प्राइमरी कंपोनेंट है वो है प्रोपेन और ब्यूटेन, एक ही बात है। और सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का अगर प्राइमरी कंपोनेंट पूछा जाए तो प्राइमरी कंपोनेंट होता है इसका मीथेन। तो ये दो कंपोनेंट्स याद रखिए एलपीजी और सीएनजी के। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, 78 में पूछा गया है मिनामाटा डिजीज इज कॉज्ड बाय द वाटर पोल्यूशन ड्यू टू विच मेटल। किस धातु के कारित जल प्रदूषण के कारण मीनामाटा रोग होता है। ये जो मीनामाटा रोग है ये कौन सी मेटल के पॉल्यूशन के कारण होता है, तो ये मरकरी के, ऑप्शन ए जो है उसका आंसर है मरकरी के पॉल्यूशन के कारण जो है वो होता है। अगर मरकरी वाटर में मिल जाता है तब ये पॉल्यूशन मीनामाटा डिजीज जो है वो वहाँ से बनती है। ये क्वेश्चन जो है वो कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है, एटलीस्ट 4-5 बार या फिर इससे ज़्यादा ही ये एग्जाम में रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है ग्लास इज अ सुपर कूल्ड। तो कांच एक अतिशीत है, तो कांच क्या है। क्वेश्चन नंबर 79 का ऑप्शन बी सही आंसर है। ऑप्शन बी 79 का जो है वो सही आंसर है लिक्विड। कांच इज अ लिक्विड सुपर कूल्ड।
ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है, तो इस क्वेश्चन को भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 80 में क्या पूछा गया है, बेरी बेरी इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन। तो किस विटामिन की कमी के कारण बेरी बेरी रोग होता है। तो बेरी बेरी जो है वो किस विटामिन की कमी के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 80 का ऑप्शन है विटामिन बी जो है वो सही आंसर है। उसी तरह क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ए की कमी के कारण नाइट ब्लाइंडनेस होता है। और अगर पूछा जाए विटामिन सी की कमी के कारण क्या होता है, तो विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी रोग जो है वो होता है। जो मसूड़ों में जो सूजन आती है वो विटामिन सी के कारण होता है। विटामिन डी के कारण क्या होता है, विटामिन डी के कारण रिकेट्स होते हैं। विटामिन ई के कारण क्या होता है, विटामिन ई के कारण लेस फर्टिलिटी जो है वो होती है। विटामिन के कारण क्या होता है, विटामिन के कारण नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड जो है वो होता है। ये इंपॉर्टेंट विटामिन की कमियां याद रखिए कि किस विटामिन की कमी से क्या होता है। अब विटामिन ए का केमिकल नाम क्या है, विटामिन ए का केमिकल नाम है रेटिनल। उसी तरह विटामिन सी का केमिकल नाम क्या है, विटामिन सी का केमिकल नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी का केमिकल नाम क्या है, विटामिन डी का केमिकल नाम है कोलिकैल्सिफेरॉल। और विटामिन ई का क्या नाम है, विटामिन ई का नाम है टोकोफिरोल। विटामिन के का केमिकल नाम क्या है, विटामिन के का जो केमिकल नाम है वो है फिलोकिनेंस। और थायमीन जो कि विटामिन B1 को कहा जाता है, विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन कहा जाता है, विटामिन B5 को नाइसिन कहा जाता है, विटामिन B7 को बायोटिन कहा जाता है, विटामिन B9 को फॉलिक एसिड कहा जाता है और विटामिन B12 को कोबालमिन कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट विटामिन के केमिकल नाम आप याद रखिएगा। ये केमिकल नाम एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है वो भी आप याद रखिए। अब एक क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके बता दीजिए, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है कि विटामिन डी जो है वो कहाँ से हमें मिलती है, विटामिन डी कहाँ से हमें मिलती है, ये जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। बाकी अगर अभी तक आपने टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर हमें ज्वाइन नहीं किया है तो इन सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, इन सभी पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।